हाय एवरीवन। आज है 17 नवंबर। 17 नवंबर में जितना भी न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उस हर एक न्यूज़ को आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर? ये जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सीए पे एसी एफकेट एग्ज़ाम हो गया, सीडीएस एनडीए हो गया, जितना भी डिफेंस एग्ज़ाम है ना? उस हर एक डिफेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर्स का ये इनिशिएटिव रनिंग में है, जो कि डेली मॉर्निंग में 9 बजे जो है अपलोड हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को भी हम लोग कवर करेंगे। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है प्लस जितना भी इनिशिएटिव चल रहा है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार जाके चेकआउट करना है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 17 नवंबर में जितना भी न्यूज़ है उस हर एक न्यूज़ को हम लोग डिटेल के साथ कवर करते हैं। उसमें से पहला न्यूज़ है कि सालू मरादा थिमक्का अभी जो है रिसेंटली पास्ड अवे हैं। एक्चुअली ये जो बिलोंग करते हैं ना, ये इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से बिलोंग करते ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सालू मरादा थिमक्का, जिसे हम लोग थिमक्का के भी नाम से पॉपुलरली जाने जाते हैं। ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और इसे जो है इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ साथ पद्मश्री अवार्ड से भी अवार्डेड गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ये सालू मरादा थिमक्का ने ये एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने हाईवे में क्या है 385 बनियान ट्री को यहाँ पे लगाए, और यही एक रीज़न है जिसके कारण जो है सालू मरादा थिमक्का को यहाँ पे जाने जाते हैं। 4 किलोमीटर तक जो है पूरा हाईवे में दोनों साइड, कर्नाटका में दोनों साइड जो है पूरा पेड़ को यहाँ पे लगाए, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक है, बाकी इसे जो है पद्मश्री अवार्ड से भी अवार्डेड गए हैं 2019 में। नेशनल सिटीजन्स अवार्ड 1995 में अवार्डेड हैं। फिर ग्रीन चैंपियन अवार्ड हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड हैं और इस अवार्ड के थ्रू जो है इसे अवार्डेड गए हैं। क्लियर है? ये न्यूज़ समझ आया? चलो अगला न्यूज़ है, अभी रिसेंटली जो है 15 ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट ऑर्गेनाइज किए गए थे। ये जो 15 ग्लोबल समिट है इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ इसे ऑर्गेनाइज करने का काम जो है FICCI के द्वारा किए गए थे, जो कि फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके द्वारा जो है 15th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट जो कि 21 नवंबर को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और इस साल का जो है थीम रहा है इंडियन स्पोर्ट्स फॉरगिंग दी, है ना, फॉरगिंग दी पार्ट टू ग्लोबल एक्सेलेंस। ये जो है 2025 का थीम रहने वाला है इस ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का। क्लियर है? इसका जो है ऑर्गेनाइज करने का काम जो है मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि जितना भी बिजनेस है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, उस स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस को इंडिया में प्रमोट करना। उसी के साथ ग्लोबल लेवल में जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड फेडरेशन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी जो स्टेक होल्डर है उसके साथ कोलाबोरेट करना इंडिया के साथ और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ। ये जो है कुछ इसका ऑब्जेक्टिव है। उसी के साथ जो है एक बिजनेस रिलेटेड, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है इकोसिस्टम फ्रेम करना, जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जो एथलीट है उसको वहाँ पे कंपटीशन दे सके, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में उसको एज अ प्लेयर के थ्रू यूज़ किया जा सके। तो ये कुछ इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यूज़ करने का मतलब है यहाँ पे कि उस प्लेयर का जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ वो अपना कैपेसिटी को जो है एग्जिबिट कर सके। ये जो है इसका मेन मीनिंग। तो एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टमेंट हो गया, इनोवेशन एंड पार्टनरशिप इन इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम। फिर स्ट्रेंथन करना है इंडिया का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है कि ग्लोबल में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या इंडिया का कैपेसिटी है, इसको पूरा एग्जिबिट करने का काम, है ना, परफॉर्म करने का काम जो है इसके द्वारा ही किए जाते हैं, जो कि एक मेन इसका पर्पस है। कुछ इसमें सिग्निफिकेंस भी रहा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट्स जो है कॉरपोरेशन को हाईलाइट किए गए हैं इस साल। फिर फोकस किए गए हैं स्पोर्ट्स में किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट बिजनेसेस हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो स्पोर्ट्स लेवल का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को यहाँ पे बूस्ट मिला जा सके, है ना, बूस्ट मिल सके। फिर रिकॉग्नाइज करना एथलीट को विथ डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड के थ्रू, कि अवार्ड देंगे तो उसके थ्रू क्या होगा, एक उत्साह आएगा, एनर्जेटिक आएंगे, तो अपने लेवल में और बेस्ट कर सकते हैं। तो ये है। फिर स्टेट लेवल इंगेजमेंट, ये जो है कुछ इसका इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रहा, हाईलाइट रहा है, जो कि 15 ग्लोबल समिट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे, FICCI के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसका फुल फॉर्म है
फेडरेशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। इसे 1927 में फाउंड किए गए थे। इसका फाउंडर है जीडी बिरला। इसके द्वारा जो है इसे फाउंड किए गए थे। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में पड़ता है। और याद रखने जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं करते, क्लियर है। प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं करते। और जितना भी बिजनेस रिलेटेड हो गया या फिर स्पोर्ट्स में जितना भी बिजनेस रिलेटेड इश्यू हो गया, प्रमोट कैसे करना है, ये उसके लिए अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, FICCI ना, इंडस्ट्री एसोसिएशन का ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिए जाते हैं। इसका पर्पस है कि जितना भी इंडिया इंडस्ट्री है उसको कैसे प्रमोट करना है, किस तरीके से बिजनेसेस को ग्रोथ करना है, उसी के साथ इस बिजनेसेस में किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो इस रेस्पेक्ट से रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम, और कैसे टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, किस तरीके से सपोर्ट करके इनोवेशन ला के फिर टेक्नोलॉजी ला के जो है इसको नेक्स्ट लेवल तक जाना है इकोसिस्टम को। बिजनेस के रेस्पेक्ट में ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, FICCI, और इसी के द्वारा जो है इसे कंडक्ट किए जाते हैं। कुछ की फंक्शन में देखो, पॉलिसी एडवोकेसी करना, पॉलिसी बनाना जिसके थ्रू डेवलपमेंट हो सके, बिजनेस नेटवर्किंग है, रिसर्च करना, है ना। रिसर्च करेंगे तभी तो फ्यूचर में क्या एक्सपांसन हो सकते हैं, क्या कोर एरिया है जिसके थ्रू हम लोग और बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, फिर रिसर्च के थ्रू पता चलेगा। फिर कुछ पब्लिकेशंस हो गया, ऑर्गेनाइजिंग समिट, जैसे कि अभी 15 ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किए हैं, है ना। एक्सपोज हो गया, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू जो है डिसीजन लेने का काम, प्लस इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोशन करना, और किस तरीके से इंडिया का जो बिजनेसेस हैं उसको इंटरनेशनल लेवल में प्रमोट करना, ये FICCI के द्वारा ही किए जाते हैं, क्लियर है। मेजर इसका फोकस एरिया इकोनॉमी रहता है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, ये जो है इसका कुछ मेजर फोकस एरिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, जो कि है ऑल वुमेन दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। इसे जो है अभी BSF के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। ऑल वुमेन दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, जो कि नेम है इसका दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, इसे जो है BSF के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो इसे लॉन्च क्यों किए गए हैं, इसका पर्पस क्या है एक्चुअली, ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि बॉर्डर में किस तरीके से मॉनिटरिंग करना है। बॉर्डर को मॉनिटरिंग करने के लिए जो है इसको लॉन्च किए गए हैं। बॉर्डर के साथ जो है जितना भी एंट्री इन्फिल्ट्रेशन आ रहे हैं, जितना भी एंटी इन्फिल्ट्रेशन के रिलेटेड जो ऑपरेशन चलाना है, कैसे ऑपरेशंस को चला सकते हैं, ये भी इसका कुछ पर्पस है। डिजास्टर में रिस्पॉन्स करना, फिर काउंटर ड्रोन ऑपरेशन चलाना, एरियल सर्वेलेंस हो गया, है ना, रिकनेसेंस हो गया। ये जितना भी रोल है, पर्पस है, ये दुर्गा जो ड्रोन स्क्वाड्रन है इसके द्वारा इसे कंडक्ट किए जाएंगे। ताकि इसको ट्रेनिंग भी दे जाएंगे, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगा तब तक किस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग कंपोनेंट में एरिया सर्वेलेंस हो गया, पेलोड इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर हो गया, टेरेन एनालिसिस है, रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग है, नाइट ऑपरेशन है, सर्च एंड रेस्क्यू है। ये कुछ इसका ट्रेनिंग कंपोनेंट है। और इसी के थ्रू जो है इस जो यूनिट है, इस यूनिट को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं BSF के द्वारा। BSF जो कि 1965 में इसे फाउंड किए गए थे। इसका मोटो है ड्यूटी अनटू दैट। BSF का मोटो है ड्यूटी एंड टू डेट, जिसे 1965 में फाउंड किए गए थे। और BSF का जो है मेजर रोल वही है कि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से जो है इन्फिल्ट्रेट हो रहा है उसको रोकना है, डिफरेंट डिफरेंट जो इश्यू होते हैं बॉर्डर एरिया में उसको जो है सॉल्व करने का काम जो है BSF का होता है, BSF का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का जो है एक मेजर यूनिट है। देखो ये जो CAPF है ना, CAPF में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, जैसे कि CISF हो गया। ये CISF जो है एक डिफरेंट फोर्स है। अब यही जो CAPF है ना, इसके अंडर ITBP आते हैं, ठीक है। ITBP के साथ और जैसे कि BSF हो गया, ठीक है, फिर CRPF हो गया। इस तरीके से जो है सेंट्रल फोर्सेस का नाम है CAPF। अब ये CAPF के अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है ना, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं। CISF है, ITBP अलग है, BSF है, CRPF है। और इन सब का जो है डिफरेंट डिफरेंट इसका वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट इसका रोल है, ठीक है। जैसे कि CIF जो CISF हो गया,
अब सीआईएसएफ का रोल होता है कि जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गया, है ना, शिप हो गया, है ना, हाईवे हो गया, तो इस हाईवे नहीं, तो जितना भी एयरपोर्ट हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो सीआईएसएफ है इसके द्वारा किए जाते हैं। फिर आईटीबीपी का काम डिफरेंट है, सीआरपीएफ में जैसे कि जितना भी नक्सलिज्म हो गया, तो नक्सलिज्म को रोकना, प्रोटेक्ट करना, नक्सलाइट एरिया को कम करना, ये जो है सीआरपीएफ का काम है। बीएसएफ जो है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बॉर्डर जो एरिया है, बॉर्डर में किस तरीके से पीस लाना है, बॉर्डर एरिया को मैनेजमेंट करना, प्लस उसी के साथ प्रोटेक्ट करने का काम जो है बीएसएफ के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये जो आईटीबीपी है जिसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेस बोलते हैं, ये सब चीज़ का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट इसका रोल है। और ये जो है पूरा जो फोर्सेस हैं ये सीएपीएफ के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और इसे कंट्रोल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और जो बीएसएफ है ये जो है इसका हेडक्वार्टर हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। बाकी जितना भी अभी डिस्कस किए, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इस सब का जो है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखोगे। बाकी इसका प्राइमरी रोल है कि जो लैंड बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया, ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे बीएसएफ के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो गया। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन इसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। कैसे? क्योंकि देखो बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करना है, बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करोगे तो उसका कुछ फंक्शंस होगा, है ना, कैसे बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करोगे, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, किसके थ्रू बॉर्डर एरिया का प्रोटेक्शन होगा, ये सब चीज़ जो है कुछ की फंक्शंस के अंदर आते हैं। जैसे कि जितना भी ट्रांस बॉर्डर क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहे हैं, है ना, जो और बोल सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहे हैं, तो जितना जो ट्रैफिकिंग हो रहे हैं उन सब चीज़ को रोकने का काम जो है बीएसएफ के द्वारा किए जाते हैं। बाकी इलीगल जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, और ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है ना, एक्चुअली बॉर्डर एरिया में ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि इलीगली तरीके से माइग्रेशन होना, है ना, इलीगल तरीके से जो है बिजनेस रन करना बॉर्डर एरिया में, तो ये जो है मेजर यहाँ पे की फंक्शन है, उसी के द्वारा एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन चलाना, जितना भी स्मगल हो रहे हैं, जैसे कि ये इंडिया और अफ़गानिस्तान का अगर थोड़ा बॉर्डर एरिया को देखोगे तो इंडिया के द्वारा अलेज लगाए जाते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू जो है, इंडिया और अफ़गानिस्तान जो बॉर्डर है, उसके थ्रू जो है पूरा ओपियम का यहाँ पे ट्रेड होता है। तो जितना भी ओपियम है ये अफ़गानिस्तान से आ रहा है इंडिया में बॉर्डर के थ्रू, तो ये ऐसा यहाँ पे अलेज भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो एंटी स्मगलिंग को रोकना, काउंटर टेररिज्म हो गया बॉर्डर एरिया में, उसको यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी है, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड ऑपरेशन रन करना, बॉर्डर सर्वेलेंस करने का काम, प्लस उसी के साथ जो है सपोर्ट करना सिविल अथॉरिटीज़ को, जिसके थ्रू जो है बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे रन किए जा सके, और उसी के थ्रू जो है बॉर्डर एरिया को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके सिक्योर किया जा सके। तो ये सब चीज़ करने का काम जो है ये बीएसएफ के द्वारा ही किए जाते हैं। क्लियर है? बीएसएफ का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि एक्सरसाइज बेस्ड न्यूज़ है। गरुड़ एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है 2025 में इसे कंडक्ट किए गए थे। इसे इंडिया और फ्रांस के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, और ये जो है बाईलेटरल का एयरफोर्स एक्सरसाइज है। गरुड़ एक्सरसाइज, गरुड़ है, गरुड़ जो है आसमान में उड़ता है, तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। ये जो है एयरफोर्स स्काई है, एयरफोर्स जो है एक्सरसाइज है। अभी जो है 2025 का 8वां एडिशन रहा है, जो कि इसे 16 नवंबर से 27 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? जो फ्रांस का एयर बेस स्टेशन है ना, वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अब ऑर्गेनाइज क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी चीज़ को कर रहे हो उसके पहले जो है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ पर्पस होते हैं, जिसके थ्रू जो है कोई भी एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो किस तरीके से एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकते हैं, इसका जो है ट्रेनिंग यहीं पे होता है। फिर एयर डिफेंस मिशन हो गया, किस तरीके से जो है एयर से रिलेटेड जितना भी स्ट्राइक हो रहे हैं, तो उस स्ट्राइक को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या इसका टूल्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ का जो है प्रदर्शन करना, है ना, ये पूरा एग्जीबिशन करने का काम जो है कुछ इसका फोकस एरिया है। फिर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक ऑपरेशन हो गया, रियलिस्टिक ऑपरेशन इन्वायरमेंट टू रिफाइन टैक्टिक्स एंड प्रोसीजर, फिर एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस,
क्योंकि यहाँ पे 2 फोर्सेस का यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, इंडिया और फ्रांस का। तो दोनों फोर्सेस में किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो है किस तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी चलाना है, या फिर जितना भी एयर स्ट्राइक हो रहा है किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस करते हुए उसको स्ट्राइक डाउन करना है। ये सब चीज़ यहाँ से क्या होते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं। ये कुछ इसका कोर ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू जो है हर साल इसे कंडक्ट किए जाते हैं इंडिया और फ्रांस के द्वारा। इन दोनों फोर्सेस के बीच जो है कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसी के साथ जो है इंटरपोरेबिलिटी होता है उसको यहाँ पे इन्हेंस करेंगे। इस एयर स्पेस में, है ना, तो किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस हो रहा है इसे लर्न करेंगे। ये कुछ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसी के साथ जो है स्ट्रेंथन होगा इंडिया और फ्रांस का डिफेंस कॉर्पोरेशन। सीधी सी बात है, दोनों कंट्री के बीच जो है ऑपरेशन हो रहे हैं, एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहे हैं, तो डिफेंस कॉपरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। फिर एफए जो है इंडियन एयरफोर्स है, ऑपरेशन कैसे करना है, किस तरीके से रिच होना चाहिए, इंड्योरेंस, ये सब चीज़ जो कैपेसिटी होता है ना, ये सब चीज़ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। ठीक है? को अब जो है नेक्स्ट न्यूज़ है, जनजाति गौरव दिवस हम लोग हर साल इसे ऑब्जर्व करते हैं 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा के जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग जो है जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। स्टार्ट किए गए थे 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका पर्पस है इसके ऑब्जर्व करने का कि जितना भी कंट्रीब्यूशन है, कल्चर है, हेरिटेज है, जो इंडिया में जितना भी आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, तो उसका कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न युग में, उसी के साथ उसका कल्चर हो गया, उसी के साथ उसका हेरिटेज हो गया। इन सब चीज़ को हॉनर करना, आदिवासी फ़ील्ड में हॉनर करने का काम जो है इसी के द्वारा किए जाते हैं, और एक मेन पर्पस है जनजाति गौरव दिवस को मनाने का। ताकि इसे जो है बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा, उसके रिस्पेक्ट में इसे हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कौन है बिरसा मुंडा? इसको तो अभी डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो है क्यों हम लोग इसको मनाते हैं, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देख लो। रिकॉग्नाइज करना ट्राइबल स्ट्रगल, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है एक फ्रीडम फाइटर भी हैं, और फ्रीडम फाइटर रहते हुए जब ब्रिटिश जो है इसके एरिया में इंक्रोच कर रहे थे, तो उसको अच्छे तरीके से रेपेल करने का काम जो है बिरसा मुंडा के द्वारा ही किए गए हैं। तो जितना भी स्ट्रगल किए गए हैं ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट करने में, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसी के साथ जिस तरीके से जो है एक जो क्या बोल सकते हो कि जिस तरीके से इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको हॉनर करना, ये जो है कुछ इसका ऑब्जेक्टिव है। कल्चर को, ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करना, ट्रेडिशन को प्रमोट करना, आइडेंटिटी को प्रमोट करना, ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसी के साथ ट्राइबल वेलफेयर और उसका राइट को जो है अवेयरनेस जगाना लोगों के ऊपर, ना लोगों को अवेयर करना कि क्या क्या उसका जो है वेलफेयर स्कीम चल रहा है, क्या क्या उसका राइट्स है। ये सब चीज़ जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसी के थ्रू जो है हम लोग हर साल 15 नवंबर को गौरव दिवस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या-क्या एग्ज़िबिशन होता है, क्या-क्या इवेंट होता है, जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उसी के साथ एग्ज़िबिशन होते हैं ट्राइबल आर्ट्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का, किस तरीके से उसका कल्चर है, किस तरीके से उसका हैंडीक्राफ्ट है, ये सब चीज़ को जो है शोकेस करते हैं इसी के थ्रू। और फिर उसी के साथ कल्चरल अवेयरनेस है। फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स हो गया, वेलफेयर जो है प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं। ये कुछ मेजर एक्टिविटी हैं जो कि इसी के थ्रू किए जाते हैं 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा जो कि एक फ्रीडम फाइटर है, ये बिलॉन्ग करते हैं झारखंड, क्योंकि मोस्टली जो है ट्राइबल एरिया अगर बात करोगे तो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे लेकिन इंडिया में भी है ना? पूरा होल इंडिया में हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ज़्यादा कंसंट्रेटेड एरिया का अगर बात करोगे तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड हो गया। यहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलते हैं। तो ये जो बिरसा मुंडा है, ये झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं, ये मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? और फिर कुछ इसका फेमस एज अगर बात करोगे तो ये जो है फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उसी के साथ सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के साथ जो है ये फ्रीडम फाइटर के रूप में काम किए हैं। डिफरेंट डिफरेंट इसके साथ मूवमेंट भी रन किए गए हैं, जैसे कि इंड फोर्स लेबर हो गया, है ना? ये एम रहा है मूवमेंट का, जितना भी जो फोर्स लेबर के थ्रू काम कराते थे ना ब्रिटिश के द्वारा उस समय, ब्रिटिश के द्वारा जो ये फ़ोर्स लेबर काम कराते थे, तो उसको एंड होना चाहिए, उसको किस तरीके से एंड कर सकते हैं,
इसका मूवमेंट का एम रहा है, क्योंकि इसके द्वारा जो है डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट भी रन किए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट में जैसे कि मुंडा रेबेलियन हो गया, फिर उलगुलन मूवमेंट हो गया। ये जो मूवमेंट जो है रन कराने का मकसद वही है, जो फोर्स लेबर है उसको इन कराना। फिर जितना भी राइट्स हैं, लैंड रिलेटेड राइट हो गया या फिर उसका कल्चरल राइट हो गया या फिर उस वुमेन का राइट हो गया, उसको जो है प्रोटेक्ट करना, उसको रिस्टोर करने का काम जो है इसी मूवमेंट के थ्रू किए जाते हैं। इसी के साथ जितना भी ब्रिटिश का पॉलिसी हो गया, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में हम लोग कवर करते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा जो है ऐसे अनफेयर अनफेयर तरीके से जो है रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के ऊपर इम्पोज किए, जो कि सोचने में थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। ठीक है, तो उसको रेसिस्ट करने का काम जो है इसी मूवमेंट के द्वारा किए जाते थे। फिर कुछ मिशनरी इन्फ्लुएंस है जिसके द्वारा ये जो है काम किए जाते थे। ये जो मूवमेंट इसके द्वारा लॉन्च किए गए थे, इसका मेन जो मकसद था वो यही था कि फोर्स लेबर रिस्टोर करो, एंड करो फोर्स लेबर को, है ना, रिस्टोर नहीं। फिर लैंड जो राइट है जिसे हम लोग कुनखत्ती बोलते हैं, है ना, कुनखत्ती सिस्टम बोलते हैं, उसको रिस्टोर करना, ब्रिटिश पॉलिसी को जो है रेसिस्ट करना, ये जो है मेन इसका एम थे इस मूवमेंट का। क्लियर है? डीके शिव कुमार जो कि ऑथर हैं निरिगा हेजे का, ये जो बुक है, बुक अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है। बुक का नाम और ऑथर को बस यहाँ पे याद रखोगे। चलो नेक्स्ट न्यूज है जो कि अभी रिसेंटली जीआई टैग जो है सिक्किम के जो लेप्चा कम्युनिटी है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लेप्चा कम्युनिटी का, तो उससे जो है अभी रिसेंटली जीआई टैग दिए गए हैं। कौन कौन है? एक है तुंगबुक और एक है कुंतोंग पलित, जो है लेप्चा कम्युनिटी का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे देखो, ये जो लुंगतुक है एक्चुअली ये जो है ड्रम है, ड्रम बोलेगो तो ये देखो इधर इसको, और जो है एक सेकंड वाला है वो है पुंगतांग पुलित, पुंगतांग पलित बोलो, जो कि एक फ्लूट है, बांसुरी है। तो ये जो है दोनों इंस्ट्रूमेंट को अभी रिसेंटली जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है, बाकी इसका यूज कहाँ कहाँ करोगे, तो सिंपल बात है, कोई फेस्टिवल है, डांसेस हैं, रिचुअल्स हो रहे हैं, वहां पे यूज करेंगे, है ना। तो ये जो है कुछ एरिया है जहाँ पे यूज करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट इन दोनों को याद रखना है। उसी के साथ जो है याद रखोगे कि लेप्चा कम्युनिटी है क्या, कहाँ इसका जो है मेजर कंसंट्रेशन एरिया है। क्लियर है? तो लेप्चा कम्युनिटी का अगर थोड़ा लोकेशन अगर देखोगे तो इंडिया में देखने को मिलता है, उसी के साथ जो है नेपाल, नेपाल है ना, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो नेपाल में भी इसका हमें कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो ये इंडिजिनियस ट्राइब कम्युनिटी है सिक्किम का, वन ऑफ द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ द रीजन जो माने जाते हैं, ये लेप्चा कम्युनिटी को ही माने जाते हैं। इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम है, रीजनल लेवल में डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि रोंग हो गया, मुतांची रोंग हो गया, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट नेम है। इसका मेजोरिटी पॉपुलेशन हमें सिक्किम में ही देखने को मिलता है, ध्यान रखना, मेजोरिटी सिक्किम में भी देख सिक्किम में ही है, लेकिन कुछ कंसंट्रेशन एरिया भी हैं जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यहाँ पे भी हमें थोड़ा इसका कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो समझ आ गया ये न्यूज़ क्या है। बाकी थोड़ा तुंगबुंग के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है, इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना कि मटेरियल कौन सा यूज करते हैं बनाने के लिए। तो जो फ्लूट हो गया है ना, विंड इंस्ट्रूमेंट जो फ्लूट हो गया, इसका यूज हम लोग बम्बू में करते हैं, मतलब बम्बू से उसको बनाए जाते हैं। और जो तुंगबुक हो गया जो कि ड्रम है, इसे जो है कुछ वुड हो गया या फिर एनिमल का स्किन्स हो गया, वहां से इसको बनाए जाते हैं। ठीक है, ये रहा दोनों इंस्ट्रूमेंट का इमेजेस। नेक्स्ट है, अगला न्यूज़ है जो कि इंडिया पिकल, जो पिकल बॉल लीग है अभी 2025 में इसके इसे जो है फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और इसे ऑर्गेनाइज करने का काम जो है इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन के द्वारा किए जाएंगे। बस इतना याद रखना, जो जो इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन है, ये जो है गवर्निंग बॉडी है जो कि कंडक्ट कराते हैं इंडिया पिकल बॉल फेडरेशन को, या फिर इंडिया पिकल बॉल जो स्पोर्ट्स हैं उसको कंडक्ट कराने का काम जो है इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही न्यूज़ है, इतना ही हमें कवर करना है 17 नवंबर में। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा फाइनली न्यूज़। पूरे क्लास का स्लाइड जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।